Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to cover a poem Goblin Market by Victorian poet Christina Rossetti. We will understand the meaning of all important lines and the theme of this poetry. Please grab a pen and paper, watch the whole video carefully and take down all the notes. Please do not forget to share and subscribe the channel. Let us continue with the poetry now. लेट अस नो समथिंग अबाउट गॉब्लिन मार्केट। ये एक नरेटिव पोइट्री है। नरेटिव पोइट्री ऐसी पोइट्रीज होती है जिसमें किसी की स्टोरी को सुनाया जा रहा होता है। ठीक है, एक नरेशन होता है किसी स्टोरी का इन दी पोइट्री फॉर्म। स्टोरी ऑफ लॉरा एंड लिजी जो कि सिस्टर्स हैं और वो कैसे टेम्प्ट होती हैं गॉब्लिन्स, कुछ गॉब्लिन मर्चेंट्स हैं जो कि फ्रूट सेल करें। हम इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे एंड दिस पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन 1862। पहले अपनी इस राइटर को थोड़ा सा जान लेते हैं। बॉर्न 1830 एंड डाइड 1894। इंग्लिश पोएट रह चुकी हैं, बहुत ही अच्छी और अपने टाइम की बहुत फेमस विक्टोरियन पोएट्स में काउंट की जाती थी। शी वॉज एन इंग्लिश पोएट हु रोट रोमांटिक, डिवोशनल, चिल्ड्रन पोम्स एज वेल। और गॉब्लिन मार्केट और एक और पोएट्री इसके साथ ही साथ रिमेंबर नाम की पोएट्री इनकी बहुत फेमस पोएट्रीज की कलेक्शन में आती है। प्री रेफेलाइट मोमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी और एज आई टोल्ड यू विक्टोरियन पोएट्री बहुत ही फेमस। हम बात करें गॉब्लिन मार्केट की तो सबसे पहले गॉब्लिन्स को ही जान लेते हैं। गॉब्लिन्स आर काइंड ऑफ वियर्ड एंड मैजिकल मैस्कुलिन क्रीचर्स। डे एंड नाइट दे टेम्प्ट इनोसेंट यंग विमेन विद देयर इंचेंटेड फ्रूट्स। उनके पास कुछ मैजिकल फ्रूट्स हैं जिनको सक करते ही, जिनको टेस्ट करते ही फीमेल्स आर जनरली आउट ऑफ ऑल देयर एनर्जी, आउट ऑफ लाइफ जनरली। और जैसे ही फीमेल्स इनके फ्रूट को सक करती हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो एनर्जेटिक फील करती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ, उनकी एनर्जी, उनका विगर, उनका यूथ डिटीरियोरेट होने लगता है। तो गॉब्लिन्स बेसिकली डिलाइट फील करते हैं फीमेल्स को इस तरीके से सिड्यूस करने में थ्रू देयर एन्चेंटेड फ्रूट्स। अब जानते हैं लिजी और लॉरा को, जो कि दो सिस्टर्स हैं जिनको गॉब्लिन्स टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, फ्रूट सेल करने की आवाज़ें लगा रहे हैं। और लिजी जो है वो इनमें से प्योर सिस्टर है कंपैरेटिवली, जो कि इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाती है। लेकिन लॉरा टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाती हैं और वो फ्रूट खाने के लिए चली जाती हैं गॉब्लिन के पास। और गॉब्लिन से फ्रूट्स जब वो खाकर घर आती हैं तो उस वक्त वो बहुत एनर्जेटिक फील करती हैं, बट लॉरा's डिज़ायर टू टेस्ट द फ्रूट अगेन मेक्स हर इल, वेरी इल। और उनकी हेल्थ धीरे धीरे डिटीरियोरेट करती जाती है एंड शी इज़ अल्टीमेटली सेव्ड बाय द लव ऑफ हर सिस्टर लिजी। किस तरीके से वो हम इस पोइट्री में जानेंगे। एक और कैरेक्टर हैं जीनी, जो कि हमारी स्टोरी में अपीयर तो नहीं होती हैं बट उनको एज एन एग्जाम्पल यूज किया जाता है। लिजी जो कि प्योर सिस्टर है, अपनी सिस्टर लॉरा को समझाने के लिए लिजी का एग्जाम्पल यूज करती हैं। जीनी इज अ फ्रेंड ऑफ द सिस्टर्स एंड शी हैज ऑल्सो बीन द विक्टिम ऑफ गॉब्लिन्स। और लिजी अपनी सिस्टर लॉरा को यही समझाने की कोशिश करती है कि जिस तरीके से जीनी गॉब्लिन्स की विक्टिम बन गई थी, आई डोंट वॉन्ट कि तुम उनकी विक्टिम बनो। लेट अस नो द स्टोरी नाउ। लिजी और लॉरा ये दो सिस्टर्स हैं और गॉब्लिन्स हैं हमारी स्टोरी में। गॉब्लिन मार्केट एक नैरेटिव पोइट्री है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ दीज टू सिस्टर्स लिजी एंड लॉरा एंड द पोम बिगिंस विद गॉब्लिन्स टेम्प्टिंग द यंग women to try their juicy and luscious fruit. The sisters hear the goblins every day, every night, calling out to them and describing various varieties of their fruits. इन सिस्टर्स को बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें इन आवाज़ों को रेजिस्ट करना है, इन फ्रूट्स को रेजिस्ट करना है। फॉर द गॉब्लिन्स आर मैजिकल क्रीचर्स एंड देयर फ्रूट इज एन्चेंटेड। If the sisters listen to the goblin and give in to them, they would be under goblin's spell. Goblins के जादू में फंस कर रह जाएंगी वो। The cries of the goblins cannot be ignored completely, but the sisters react to the goblins in different ways. Lizzie bows her head and tries to block her cries out, whereas Laura is fascinated by them. लॉरा अट्रैक्ट हो जाती है, लिजी बचने की पूरी कोशिश करती हैं। लॉरा स्पाइज ऑन द गॉब्लिन्स इंट्रीग्ड बाय देयर क्राइज एंड द फ्रूट दे हैव टू ऑफर। तो लॉरा इनके पीछे पीछे चली जाती है। लॉरा कंज्यूम्स द फ्रूट ऑफर्ड बाय गॉब्लिन्स एंड कम्स होम इन अ वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक स्टेट. However, she discovers to her horror that although her sister still hears the goblins chant and cries, she cannot. तो लॉरा को जो वो फ्रूट दोबारा खाना होता है, दोबारा गॉब्लिन से जाकर मिलना होता है, तो वो गॉब्लिन्स को ना देख पाती हैं ना सुन पाती हैं, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी विक्टिम बन चुकी है. नाउ गॉब्लिन्स विल लुक फॉर अनदर
victim. That is the plan of goblins. So unable to buy more of that forbidden fruit word इसलिए use किया गया यहाँ पर क्योंकि it can be compared with the forbidden fruit that was eaten by Eve and Adam. So Laura sickens and pines for the fruit continuously और उनकी health deteriorate करती ही चली जाती है. अब आता है लिजी का रोल. लिजी बहुत प्यार करती थी अपने सिस्टर से एंड शी रियलाइजेस दैट लॉरा इज मूविंग स्लोली टू हर डेथ. लिजी रिजॉल्व्स टू बाय सम ऑफ द गॉब्लिन फ्रूट्स फॉर लॉरा. तो लिजी इस तरीके से प्लान करती हैं कि उन्हें खुद वो फ्रूट ना खाना पड़े क्योंकि खुद उन्होंने अगर फ्रूट खा लिया तो उनकी कंडीशन वही हो जाएगी जो लॉरा की है. लेकिन वो फ्रूट अगर एक बार लॉरा को लाकर खिला देंगी तो लॉरा की एनर्जी, लॉरा का यूथ, लॉरा की हेल्थ वापस आ जाएगी. So she resolves to buy some of the goblin fruit for Laura, carrying a silver penny, and Lizzie goes down to the brook and is greeted warmly by the goblins. Goblins जी बड़े खुश हो जाते हैं, एक और victim मिल गया उनको और उसको invite करते हैं कि fruit यहीं पर खाकर जाओ, dine here only. But when the goblins realize that she has no intent to eat the fruit on the spot and only intends to buy the fruit for her sister, वो उसको अटैक करते हैं, trying to feed her their fruits by force. किसी ना किसी तरीके से पूरा फोर्स अप्लाई करके वो फ्रूट वहीं पर खिलाना चाहते हैं अपनी नई विक्टिम लिजी को. लिजी पूरे तरीके से ड्रेंच हो जाती हैं जूस में, जूस के पल्प में, लेकिन एक भी ड्रॉप कंज्यूम नहीं करती और वहां से भागकर अपने घर वापस आ जाती हैं. व्हेन द डाइंग लॉरा ईट्स द पल्प एंड जूसेस फ्रॉम हर बॉडी, द टेस्ट रिपल्सेस. टेस्ट थोड़ा सा रिपल्स करता है, उसकी तबीयत एक मोमेंट के लिए और ज्यादा खराब हो जाती है लॉरा की. बाय मॉर्निंग हाउएवर लॉरा इज फुली रिस्टोर्ड टू हेल्थ. एंड द लास्ट टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएट्री का. द लास्ट टेंजा अटेस्ट्स proves that both Laura and Lizzie live to tell their children of the evils of goblin's fruit and the power of sisterly love. दोनों sisters लास्ट के पैराग्राफ में दिखाई जाती हैं कि अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही हैं किस तरीके से sisterly love ने उनको सेव किया. अब देखते हैं इस पोएट्री की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगी. Morning and evening maids heard the goblins cry, come by our orchard fruit, come by, come by. So we learn in these lines that goblin market is open for business all the time, morning and evening. And it is also interesting that maids word use किया गया यहाँ पर जो कि unmarried females के लिए use किया जाता था. तो goblin अपना शिकार शायद सिर्फ unmarried females को बनाना चाहते हैं. Maids are unmarried women are the one who hear the cries of the goblin fruit sellers. Do men not hear the goblins? And what about married women? That has not been told, and an indication is given that these cries are only for maids. Next lines. Apples and quinces, lemons and oranges, plum unpicked cherries, melons and raspberries. यहाँ पर गॉब्लिन्स लिस्ट कर रहे हैं हर तरीके के उस फ्रूट को जो कि वो सेल कर रहे हैं और उसमें कुछ अनयूजुअल फ्रूट्स भी हैं लाइक क्विंसेस. क्विंसेस आर फ्रूट फ्रॉम ईस्टर्न मेडिटेरेनियन दैट लुक्स लाइक पेयर्स. एंड अनपिक्ड चेरीज, इस वर्ड से उनका मतलब है कि उनके पास ऐसी चेरीज हैं जिसको कि बर्ड्स ने भी बाइट नहीं किया अभी तक. दे आर क्वाइट फ्रेश, क्वाइट परफेक्ट. लुक एट द नेक्स्ट लाइन्स. Taste them and try currants and gooseberries, bright fire like barberries, figs to fill your mouth, citrons from south, sweet to tongue and sound to eye, come by, come by. In these lines, basically goblins are listing again various different kind of fruits they are selling like currants जो कि grape का एक form होते हैं, gooseberries, barberries, citrons और आवाजें लगाते रहते हैं लास्ट में come by, आओ और हमसे खरीदो, taste them and try. Evening by evening, among the brookside rushes, Laura bowed her head to hear, Lizzie veiled her blushes. Laura seems to be fascinated by them, by goblins, and she appears slightly enamored, slightly enchanted by the charms of the goblins here, as she wants to hear what they have to say, what goblins have to say. Lizzie, on the contrary, appears to be more practical of the two sisters and seems somewhat ashamed of Laura's actions and tries to hide her embarrassment. She blushes. Lie close, Laura said, pricking up her golden head. We must not look at goblin men, we must not buy their fruits. Laura asked her sister to lie closer to her. मेरे साथ ही रहो, कहीं मत जाओ. She warns Lizzie that they shouldn't even look at the goblins.
let alone buy the fruit, because who knows where the fruits come from. किसी को नहीं पता वो फ्रूट्स कहाँ से आए हैं, उन फ्रूट्स में किस तरीके का जादू है. तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दी गॉब्लिन्स. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गॉब्लिन्स की अपीयरेंस की. वन हैड अ कैट्स फेस, वन विज टेल, वन ट्रैम्प्ड एट अ रैट्स पेस, वन crawled like a snail. Goblins are here shown to have almost grotesque, ugly appearance. Cat's face, rat tail, snail, इन सबसे कंपेयर किया गया है गॉब्लिन्स को. इन लाइंस में जीनी की बात की जा रही है और लिजी अपनी सिस्टर लॉरा को जीनी का इंसिडेंट बता रही है. डू यू नॉट रिमेंबर जीनी, हाउ शी मेट देम इन द मूनलाइट, took their gifts, both choice and many, ate their fruits and wore their flowers, plucked from their bowers, where summer ripens at all hours, but ever in the noonlight she pined and pined away, sought them by night and day, found them no more, but dwindled and grew grey. So, in these lines, Lizzie is telling Laura about Jeannie, basically warning her of the fate of Jeannie, a young woman who had died after eating the goblin men's fruit, a young woman who has died after eating their fruit before the story begins, and whose experience serves as cautionary tale for Laura. White and golden Lizzie stood like a lily in a flood, like a rock of blue-veined stone. So we see here the glorified image of Lizzie. We see glorified the type of person Lizzie is. Despite the advances of the goblins, she remains completely pure. Goblins उसको फ्रूट खिलाना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रूट खाना नहीं चाहती, अपने सिस्टर के लिए लाना चाहती हैं, as suggested by the use of white and golden colors associate with her virtues, with her positive qualities. White और gold को बहुत ही high level दिया जाता है in colors, and she is also described as lily in flood and rock. She cried Laura up the garden, did you miss me? Come and kiss me. Never mind my bruises. Hug me, kiss me, suck my juices. Squeezed from goblin's fruit for you, goblin pulp and goblin dew. So this is the scene where we can see that Lizzie is at home after having a great struggle with goblins, the struggle to get fruit for her sister Laura. As soon as she returns home, her first thoughts are of Laura. Lizzie offers a juice from the goblin fruit to Laura, imploring her to lick it from her face, from her body. Then joining hands to little hands would bid them cling together, for there is no friend like a sister in calm or stormy weather. In these lines, it seems that sisters are telling story to their children that sisters should stick together because there is no friend like a sister in calm or stormy weather. Sisters save each other and strengthen each other, and the poem ends with a moral to the children of both of the sisters. Let us have a look at the themes of this poetry: sexual temptation, women in Victorian society, salvation and sacrifice, and Christianity. Goblin Market एक complex poetry है. It can be considered an allegorical representation of sexual temptation. Goblins are the representation of males who try to sexually enchant the females. Next, women in Victorian society. In this poetry, Goblin Market, Rossetti reflects on the role of women in Victorian society. Victorian men had more freedom, more access to education, opportunity, and the opportunity to express themselves sexually as well. But women were expected to remain sexually innocent or face serious consequences like these sisters. Next is salvation and sacrifice. Lizzie saves her sister Laura through an act of self-sacrifice that occurs at the poem's dramatic climax. And the last one, Christianity. The goblins and their fruit and their relationship played out between Laura and Lizzie serve to signify the Christian themes with the poem. Specifically, the story of Adam and Eve and the temptation they encountered in the Garden of Eden. Just as the cunning serpent, you can say Satan, served to lead Eve astray in the Garden of Eden, so the goblins with their animal-like characteristics tried to tempt Laura. जिस तरीके से सेटन ने ईव को टेम्प्ट किया था, उसी तरीके से गॉब्लिन्स यहाँ पर लॉरा को टेम्प्ट कर रहे हैं.
The goblins work as one to lure Laura in. They prey on her weakness, just as the serpent tricks Eve into eating the fruit from the tree, though God has forbidden it. यहाँ पर वही रोल लिजी प्ले कर रही है. लिजी अपनी सिस्टर को मना करती हैं, लेकिन लॉरा नहीं मानती है. लॉरा कहीं ना कहीं एडम और ईव को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लिजी गॉड को और गॉब्लिन्स सेटन को. I hope you understood the poem. Please provide your feedback in comment. Wish all of you great health. Keep learning, keep practicing, and best of luck for your exams.